वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2 अम्ल एवं क्षारक एवं लवण का पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने अम्ल एवं क्षारकों के बारे में तो काफी कुछ जान लिया होगा। तो इस वीडियो में भी हम कुछ नई चीजें जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि धातु क्या होती हैं। धातु के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि धातुएं किसे कहते हैं। धातु वैसे तो आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। धातुएं ज्यादातर आपको पता होगा कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं आघातवर्धक होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं और अधिकतर धातुएं ठोस होती हैं। लेकिन कुछ धातुओं के नाम हमें पता होंगे तो फिर हम अपनी कुछ अभिक्रियाएं हैं उन्हें आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम एक टेबल देख लेते हैं। ये एक पीरियोडिक टेबल है, इसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। इस टेबल में अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पर 3 रंग के बॉक्सेस हैं। एक ग्रीन कलर का बॉक्सेस है, एक पिंक कलर है, गुलाबी कलर, और एक येलो कलर के बॉक्सेस है। ग्रीन कलर के बॉक्सेस में क्या दिखाई हुई हैं? धातुएं। धातुएं कितनी हैं? वो ज्यादातर हमारे पास धातुएं हैं वो ग्रीन कलर के बॉक्सेस में है। इसके अलावा पिंक कलर का बॉक्सेस हैं, या जिसको हम उपधातुएं कहते हैं, ये 6 हैं हमारे पास सिर्फ। और इधर येलो कलर के जो बॉक्सेस हैं ये हमारी हैं अधातु। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल में कि धातुएं क्या हैं। कुछ धातुओं के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। तो ये धातुओं के नाम आपको हमेशा याद भी रखने हैं, इनके प्रतीक और सूत्र भी याद रखने हैं आपको, क्योंकि इनके बारे में आपको ज्यादातर इस पार्ट में सुनने को मिलेगा। तो बार बार उसमें हम टाइम वेस्ट करें इसकी बजाय आप यहीं पर ये सब कुछ याद रख लेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो संगत लवण का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। मतलब जब अम्ल और धातु की अभिक्रिया होगी तो लवण और हाइड्रोजन बनेंगे। इसे इस अभिक्रिया के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। अब आपने देखा संगत लवण का क्या मतलब है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए इस समीकरण के द्वारा हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले अम्ल और जिंक अभिक्रिया करके ZnCl2 और H2 बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये लवण बना है ये इन्हीं दोनों से बना, इन दोनों से मिलकर जो लवण बनेगा उसे हम संगत लवण कहेंगे। मतलब आपस में मिलकर जो वो लवण बनाते हैं वो उनका संगत लवण कहलाता है। इसके अलावा ये हाइड्रोजन गैस बनी है जो कि गैस बनकर बाहर निकल जाएगी। जो तीर का निशान दिखाया हुआ है ऊपर की तरफ, जहां कहीं भी अगर तीर का निशान ऐसे आपको दिखे कहीं पर जिसमें एरो ऊपर की तरफ हो, तो इसका मतलब यही होता है कि वो गैस बनकर बाहर निकल जाएगी। चलिए तो अब हम देखते हैं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। तो पढ़ते हैं। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है। मतलब कि क्षारक भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन ही बनाते हैं। इसको भी एक समीकरण के द्वारा समझ लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्षार है, और जब ये जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो Na2ZnO2 इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट, ये बनता है। सोडियम जिंकेट लवण हो गया और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि तीर का निशान बाहर ऊपर की तरफ है तो मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो सेम चीज बन रही है। अम्ल और क्षारक दोनों ही धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये याद रख लेंगे। समीकरण अलग अलग हैं, दोनों को लिखकर याद करेंगे। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकली है उसका टेस्ट, उसको पता कैसे चलाएंगे भाई हाइड्रोजन गैस निकली, क्योंकि वो तो हमें दिखेगी नहीं। तो इसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट हैं। एक को हम कहते हैं पॉप टेस्ट।
तो पॉप टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन गैस निकलते हैं उससे पहले एक परख नली में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उस परख नली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं। तो जो उसमें हाइड्रोजन गैस होती है वो एकदम जलेगी और पॉप की आवाज उत्पन्न होगी। तो अगर ऐसा होता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी हाइड्रोजन गैस ही बनी है। चलिए इसे पढ़ भी लेते हैं। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली मतलब जिसमें हाइड्रोजन गैस हमने इकट्ठी की हुई है, के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो समझ आ गया होगा, सिंपल सी बात है कि ये जो हाइड्रोजन गैस अगर हम परख नली में इकट्ठा कर लें, उसके पास एक मोमबत्ती लेके आए तो वो पॉप की ध्वनि उत्पन्न करेगी। चलिए एक और फोटो के थ्रू हम टेस्ट को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये परख नली ली हुई है हमने। इस परख नली में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया है, अम्ल ले लिया और उसके अंदर हमने कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया करवाई हमने इस परख नली के अंदर। तो जैसे ही अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ से इकट्ठे होकर इस प्रवाह नली के द्वारा हम एक विलयन में से गुजारते हैं। और ये विलयन है हमारा साबुन का विलयन, मतलब साबुन को पानी में घोलकर हमने एक विलयन तैयार किया हुआ है। तो जब ये हाइड्रोजन गैस इस विलयन में से प्रवाहित होगी तो वो छोटे छोटे बुलबुले बनाएगी। जब उन बुलबुलों के पास भी हम जलती मोमबत्ती लेके जाएंगे तो वो बुलबुले फट फट की ध्वनि के साथ फटने शुरू हो जाएंगे, फूटने शुरू हो जाएंगे। तो फिर हमें पता लग जाएगा कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इस अभिक्रिया के दौरान बनी है। चलिए तो अब हम जानते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बोनेट क्या होते हैं। धातु तो आपको पता लग गई, ठीक है। अब कार्बोनेट जब धातु के साथ जुड़ जाते हैं तो वो बन जाते हैं धातु कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के लिए हम लगाते हैं CO3। CO3 सूत्र जो होगा वो कार्बोनेट के लिए होगा। उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। तो धातु कार्बोनेट क्या होंगे हमारे, M मतलब धातु, CO3 मतलब कार्बोनेट, और इसके सूत्र बन गए Na2CO3 CaCO3। ये बन गया सोडियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको याद रखने हैं कुछ सूत्र। ऐसे ही एक होते हैं हमारे पास धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनको हम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए लगेगा HCO3, हाइड्रोजन के लिए H, कार्बोनेट के लिए CO3। तो इनके भी दो तीन के सूत्र देख लेते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट MHCO3, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे NaHCO3 CaHCO3 ठीक है। तो यहाँ पर 2 लग गया, यहाँ पर नहीं लगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको थोड़ा सूत्र लिखने आएंगे तब आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए अब हम देखते हैं दोबारा से धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। पढ़ेंगे सभी धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही जैसे उत्पाद बना रहे हैं। चलिए दोनों की अभिक्रियाएं देख लेते हैं। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट लवण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और यहाँ पर ये हो गई हमारी समीकरण HCl, अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु कार्बोनेट हमने ले लिया Na2CO3। तो इसकी अभिक्रिया हुई तो क्या बना, NaCl, लवण बन गया, सोडियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो बनेगा ही। ऐसे ही धातु बाई कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी हम अभिक्रिया देख लेते हैं। अम्ल प्लस धातु बाई कार्बोनेट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बाई कार्बोनेट लिखा है, आप चाहें तो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, इन्हीं को बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। तो फिर से लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बन रहा है। तो सेम मिलती जुलती अभिक्रिया है, बस हमने NaHCO3 ले लिया Na2CO3 की जगह पर। तो ये NaHCO3 जब क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो फिर वही देखो उत्पाद दोनों के एक जैसे हैं, NaCl CO2 H2 सिर्फ समीकरण को संतुलित करने में फर्क है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस। तो ये आपको समीकरण याद करते समय ध्यान रखना है कि आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। जब भी समीकरण आप लिखो तो उसको संतुलित चेक कर लेना कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई है उसको हम कैसे
टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है चूने के पानी का टेस्ट। तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा जल में अघुलनशील अवक्षेप बनने के कारण होता है। अवक्षेप क्या होता है? कोई भी ठोस पदार्थ जो घुले ना, वो बनने के कारण ऐसा होता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो इसको समीकरण के द्वारा समझते हैं, समझ में आ जाएगा। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम ये बुझा हुआ चूना है, जब हम इसको बुझे हुए चूने को पानी में डालते हैं तो वही बनता है हमारा चूने का पानी, उसी को कहते हैं हम। जब उस चूने के पानी में से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये है हमारा वो सफेद अवक्षेप जिसके कारण चूने का पानी का रंग दूधिया हमें नजर आता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लें, समीकरण को याद कर लें भाई। CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत भी है कि अगर हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें चूने के पानी में से तो दूधिया रंग फिर से समाप्त हो जाता है। मतलब कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते रहेंगे तो पहले तो वो दूधिया हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दूधियापन जो है वो दोबारा से समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बन रही है। इसका मतलब ये है कि भाई इसमें कुछ नया पदार्थ बन गया है। और ऐसा क्यों हुआ है? जल में घुलनशील लवण बनने के कारण ऐसा। अब वो घुलनशील लवण पानी में घुल गया और रंग समाप्त हो गया। पहले जो बना था कैल्शियम कार्बोनेट वो अवक्षेप था, ठोस था, वो घुला नहीं, इसलिए सफेद रंग दिखाई दिया था। तो चलिए इसकी समीकरण देख लेते हैं। ये इसकी समीकरण है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 और क्या बना? CaHCO3। ये आ गया हमारा कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन गया, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। अभी मैंने इसका नाम आपको सूत्र बताया भी था पीछे। तो ये है हमारा जल में घुलनशील, जिसकी वजह से जो है वो श्वेत जो रंग है वो समाप्त हो गया। तो इसके लिए भी एक आपको फोटो दिखाता हूँ जिसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टेस्ट। तो हमने पहले एक परखनली ले ली। इस परखनली के अंदर हमने क्या किया? पहले ले लिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब एक अम्ल ले लिया, उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट डाला, मतलब धातु कार्बोनेट डाल दिया। अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर बनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है इस निकास नली के द्वारा हम एक दूसरी प्रणाली में लेके जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है? लिया हुआ है चूने का पानी, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो जब हम इसमें से गुजारेंगे तो चूने का पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। तो ये है, आप याद रख सकते हैं, इस इमेज को अपने दिमाग में रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि चूने के पानी का टेस्ट कैसे होता है। चलिए इसके लिए एक और मैं फोटो आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले हम जो प्रणाली लेंगे उसमें कोई रंग नहीं है, ये चूने का पानी है। जब हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो क्या होता है? ये दूधिया हो जाता है। लेकिन अगर हम ज्यादा समय तक कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते रहते हैं तो पानी का दूधियापन फिर से समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। चलिए तो अब हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। अभी तक हमने देखी अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब हम जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। तो ये उत्पाद बनेंगे लवण तथा जल, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इस समीकरण के द्वारा इसे याद रखेंगे। क्षारक प्लस अम्ल, लवण तथा जल। और एक उदाहरण देख लेते हैं। NaOH प्लस HCl बना क्या? NaCl प्लस H2O। तो ये अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के द्वारा लवण तथा जल का निर्माण हो गया। और इसमें क्या हुआ? अम्ल द्वारा क्षारक का प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि जब हम अलग अलग अम्ल और क्षारकों को आपस में मिलाते हैं तो कैसे लवण और कैसे लवण का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षारक के साथ मिलाएंगे तो जो ज्यादा प्रबल होगा उसी के जैसा लवण भी बनेगा। तो यहाँ पर अम्ल प्रबल है तो लवण भी हमारा अम्लीय बनेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि जब हम दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षारक के साथ मिलाएंगे तो अब प्रबल क्षारक है तो हमारा लवण कैसा बनेगा? क्षारीय ही बनेगा। इसके अलावा अगर हम दोनों ही प्रबल ले लें, अम्ल भी प्रबल ले लें और क्षारक भी प्रबल ले लें, तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक मिलकर उदासीन लवण बनाएंगे। क्योंकि अब दोनों एक जैसे हो गए तो जो लवण बनेगा वो उदासीन बनेगा। और लास्ट में जब हम दोनों ही दुर्बल ले लें, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो फिर से उदासीन लवण ही बनेगा। और एक चीज याद रखेंगे कि हर बार जल तो हमारा बन ही रहा है। ठीक है,
चलिए, तो अब हम जानते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु प्लस ऑक्सीजन जब आपस में मिले होंगे तो धात्विक ऑक्साइड कहलाएंगे। तो इनकी अभिक्रियाएं देखते हैं हम अम्लों के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल प्रदान करते हैं। तो ज्यादातर चीजों में आपको लवण एवं जल ही मिल रहा है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा अपना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। याद रखेंगे कि ज्यादातर अभिक्रियाओं में लवण एवं जल ही बन रहा है, तो लवण तो हर एक में बन ही रहा है। और यहाँ पर क्योंकि अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बना रहे हैं, ऐसा ये तब करते थे जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया करते थे अम्ल। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारकीय ऑक्साइड भी हैं, या इनकी प्रवृत्ति क्षारकीय होती है। पहले हम समीकरण देख लेते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बना? लवण प्लस जल। तो एक और उदाहरण भी देख लेते हैं। CuO ये हमारा धातु ऑक्साइड है, Cu कॉपर धातु और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बन गया धातु ऑक्साइड। और अम्ल ले लिया हमने HCl, और इसके दौरान क्या बना हमारा? CuCl2 जिसका क्या नाम है? कॉपर क्लोराइड, और साथ में बना जल। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि जब अम्ल हैं वो धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। और क्योंकि अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहे हैं तो धात्विक ऑक्साइड क्या हो गए? यहाँ पर क्षारकीय प्रवृत्ति की हो गई। इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ऐसे ही अब हम देखेंगे अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्षारों की अभिक्रिया। तो ये याद रखना है, गलती से भी क्षारकों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ नहीं करवा देनी है, और अम्लों की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइडों के साथ नहीं करवानी है। अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? धात्विक ऑक्साइड के साथ, जो कि क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, और क्षार अभिक्रिया करते हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ जो अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे। आइए जानते हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। तो ये भी वही बन रहा है, लवण एवं जल। और क्योंकि यहाँ पे क्षारक अभिक्रिया कर रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ, तो इसका मतलब अधात्विक ऑक्साइड कैसे हो गए? हमारे अम्लीय ऑक्साइड हो गए। ठीक है, चलिए जानते हैं एक समीकरण के द्वारा। ये है हमारी अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड प्लस ऑक्साइड प्लस क्षार, और क्या बना हमारा? लवण प्लस जल। तो ये सूत्र हो गया हमारा CO2 प्लस CaOH2 CaCO3 प्लस H2। ये वही अभिक्रिया है चूने के पानी वाली, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो सेम अभिक्रिया है, आपको आसानी से याद रहेगी। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि भाई अधात्विक ऑक्साइड जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, और धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी हो गई? अम्लीय। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब हम जानते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या करते हैं। तो जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और इसी गुणधर्म के कारण इनका जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो आयन उत्पन्न होंगे वो स्वतंत्र नहीं रह सकते, और ये किसके साथ? जल के अणुओं के साथ मिलकर रहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। कैसे? देखिए, इस समीकरण से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अम्ल H पॉजिटिव उत्पन्न करेगा वो जल के साथ मिलकर H3O पॉजिटिव बना लेगा। जुड़ गया, ये H इस H2O के अंदर जुड़ गया तो H 3 हो गए। तो ठीक है ना, तो ये H3O पॉजिटिव बन गया। इसको एक और समीकरण के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, HCl अम्ल, इसने अपना H छोड़ा और H किसने ले लिया? H2O ने क्या बन गया? H3O पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव अलग रह गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। एक तो पता रहेगा कि जल की उपस्थिति में ही HCl से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे, और जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं होंगे। या आप ये भी याद रखेंगे कि कोई भी अम्ल बिना जल के हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करेगा। ये आपने याद रख लेना है। जैसे अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जानते हैं कि क्षारक क्या करते हैं। जल की उपस्थिति में क्षारक OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन किसे कहते हैं? तो ये हैं OH नेगेटिव आयन। देखिए समीकरण के द्वारा कि NaOH को जब हम जल में डालते हैं तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। ऐसे ही KOH को जब हम जल में डालते हैं तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बन रहा है, और जब MgOH2 को जल में डालते हैं तो Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं। तो क्षारक
अम्ल सॉरी जल में जब डाले जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, याद रखेंगे। तो इसमें आप पहली दो समीकरण ही अच्छे से याद कर लेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सभी जो क्षारक हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। और जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको एक अलग से नाम दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है क्षार। ठीक है, केवल जल में घुलनशील क्षारकों को ही क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्षारक और क्षार अलग अलग चीजें हैं। तो जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वो तो हैं क्षार, और जो जल में नहीं घुलते वो क्षारक ही कहलाते हैं, उनका कोई अलग नाम नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो ये एक लाइन आपको 2-3 बार पढ़कर याद कर लेनी है। आइए अब एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जब हम अम्ल को तनुकृत करते हैं तो यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। याद रखेंगे, हमेशा अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी, पर पहले हम इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार उसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, ऐसा करने पर क्या होता है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर अगर हम अम्ल में जल मिला देंगे तो क्या होगा, उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। आस्फलित मतलब उछल कर बाहर आ सकता है तथा हम जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। ठीक है, अगर हम अम्ल में जल मिला देंगे तो अभिक्रिया बहुत तेजी से होगी और इतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी कि हमारा कांच का जो बर्तन है वो टूट जाएगा और हमारे ऊपर ही अम्ल आ जाएगा और फिर हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा हमें याद रखना है कि भाई हम अम्ल में जल नहीं मिलाते हैं। ठीक है, हमेशा हमने जल में अम्ल को मिलाना है। ठीक है, आइए इसको एक चित्र के द्वारा याद रखते हैं। अम्ल में जल नहीं मिलाना है, जल में हमें अम्ल को मिलाना है, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके हम दीवार के साथ साथ, बर्तन की दीवार के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और साथ में हम तेजी से इसे हिलाते रहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं शॉर्ट में। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है अगर हम जल को अम्ल में डालेंगे, जो कि हमें करना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, अम्ल को जल में डालना है। तो चलिए, ये था हमारा सारा कुछ अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण। एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया होती है किसके साथ, धातु के साथ, तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन बनता है। धातु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं अम्ल तो लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। आगे देखते हैं, जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इसके अलावा धातु बाइकार्बोनेट मतलब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ऐसे ही धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और जब धातु अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। तो ये दोनों, इन दोनों में लवण और जल बन रहा है और इन दोनों में क्या बन रहा है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और धातु के साथ अभिक्रिया करने पर केवल लवण और हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे तो लवण तो सभी में बन ही रहा है। ठीक है, एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं क्षारकों की अभिक्रियाएं। जब क्षारक किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन और लवण ही बना रहे हैं। जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। और जब अम्ल के साथ क्षारक अभिक्रिया करते हैं फिर से लवण और जल बनता है। लेकिन धातु कार्बोनेट के साथ क्षारक अभिक्रिया नहीं करते, ऐसे ही धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी क्षारक अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये सब कुछ आपने पढ़ना है, अपनी कॉपीज में नोट कर लेना है। अगर कहीं पर कोई छोटी मोटी गलती हो गई है बोलते समय तो उस पर ध्यान नहीं देना है। कोशिश करें कि आप समीकरणों को लिखकर याद करें, जितनी ज्यादा बार आप उन्हें लिखेंगे वो याद हो जाएंगे। एक टेबल टाइप आप समीकरणों को लिख सकते हैं, मतलब एक साथ सीक्वेंस में लिख लें ताकि आपको जब भी उनकी रिवीजन करनी हो आप एक बार उन्हें देखें और सारी सारी समीकरणें एक साथ दोहराई जा सके।
तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो पार्ट रह गया वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।